तीसरा, कभी भी कहीं भी अगर हाथ लगाया तो वो लगाए वाला हाथ अपने मुंह और अपने नाक को वो लगाना नहीं है। ये तीन चीजें अगर पाली तो अभी सिर्फ आप अगर कम्युनिटी आउटरीच में ऐसी जगह जा रहे हैं जिसको खांसी या जुकाम है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि या तो सामने वाला भी उसको मालूम रहना चाहिए खांसते कैसा है, वो कोहनी के अंदर खांसने का है, स्नीजिंग करते वक्त दूसरे के ऊपर वो गिरना नहीं, वो देखना है। और जिस किसी को बहुत ज्यादा डर महसूस होता है कि शायद लोग ये बराबर कर नहीं पाएंगे, वो लोगों ने फेस शील्ड मिलती है ना, एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, वो हम परमानेंटली ना बाहर जब कम्युनिटी में आउटरीच कर रहे हैं या मैं अगर हॉस्पिटल में बैठा हूँ जहाँ पेशेंट्स आते हैं, उस टाइम पे अगर मैंने पहन के रखी तो थोड़ा भी जो चांस होगा वो भी अपने मुंह पे, क्योंकि आपने मास्क पहना है, फेस शील्ड भी पहनी है। फेस शील्ड कहाँ पहनना चाहिए? जहाँ रिस्क ज्यादा लगती है उसी जगह पे मैंने फेस शील्ड पहनना है, ये हमको समझ में आना है। और जब मैं फेस शील्ड पहनूं या मास्क पहनूं, उसके बाहरी हिस्से को मैंने अपने हाथ से अगर लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन भी उस मास्क के ऊपर आएगा या उस फेस शील्ड पे आएगा, ये हमको याद रखना है। और जब भी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद मैंने कहीं कहीं ऐसी जगह पे हाथ लगाया है जहां मेरे हाथ के ऊपर शायद कोरोना वायरस, क्योंकि दूसरे किसी ने छींका होगा या खांसा होगा या होंगे, उनके कांटेक्ट में मैं आया हूँ, ऐसा आपको अगर शक लगता है तो हमने क्या करना चाहिए? सादा साबुन और पानी जहां भी मिले वहां साबुन से हाथ धो लेना, अच्छे ढंग से धोना है, कम से कम 40 सेकंड। वो जो साबुन लगाए वाला है वो चारों तरफ मेरे यहाँ लगा के हाथ के ऊपर 40 सेकंड रखना है और अच्छे पानी से धो लेना है। साबुन ये सैनिटाइजर से भी अच्छा होता है। सैनिटाइजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हमारी आदत क्या रहती है, हम सैनिटाइजर कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो वो महंगा है, दूसरा हमको लगता है कि सैनिटाइजर बहुत पावरफुल है। सच्चाई ये नहीं है। साबुन जैसा एचआईवी में हम बार बार बोलते थे साबुन का इस्तेमाल करो, वो स्टेरिलियम वगैरह जो मिलते थे बाहर सॉल्यूशंस, उसमें भी साबुन ही होता है। तो अच्छा साबुन से हाथ धो लेना ये अच्छा होता है। अब मैंने कब ये सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मुझे ऐसे लगा कि मुझे आजू बाजू को कहीं भी साबुन से हाथ धोने का फैसिलिटी नहीं है, तो उस वक्त मैंने वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आपने अपना हाथ धो लेना, आपको कोई डर नहीं रहेगा। यानी हमको क्या क्या याद रखना है? एक तो मास्क पहनना है, 6 गज की 2 गज की दूरी रखना है। तीसरा, खांसते वक्त या किसी की खांसी या जो स्नीज होती है वो अपने ऊपर ना और सबसे बड़ी या मुझे तो मैंने अपने कोहनी पे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होगा कहीं भी हाथ, तो साबुन और पानी से धो लेना है। जब तक आप धोते नहीं तब तक अपने मुंह या नाक को हाथ लगाना नहीं है ऐसे ढंग से। ओवर। होगा। दक्षा। दक्षा अनम्यूट कर, अनम्यूट। ओके, थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन जो कम्युनिटी लेवल से हमारे पास एक कई बार आता है कि
ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिस तरह से कोरोना का बताया जा रहा है, तो हाउ इजीली डज इट स्प्रेड, मतलब उसमें जैसे हम लोग ये सब कुछ मेंटेन रखते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हम मेंटेन रखते हैं, फिर भी अगर कोरोना का रिस्क जो है वो कितना है, और किस तरह से और भी हमें और प्रिकॉशंस लेवल पे अगर कुछ मेजर स्टेप्स आप सजेस्ट करती है उसके लिए। नहीं, लास्ट आपका सुना ही नहीं दिया। ओके सर, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन यार, आवाज नहीं आ रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। ओके, बेसिकली सेल्फ प्रिकॉशन का आपने बताया, लेकिन ये काफी सवाल सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर कितना देर रहता है, ये उनको जानना है। हाँ देखिए, मैं दो चीजों का बोलता हूँ। जो ये प्रिकॉशंस फॉलो करे तो खुद का डर, ये तो कहीं कोई स्टडी हुई नहीं है। मुझे लगता है 99% चांस बीमारी लगने का कम हो जाता है। अब रहा सवाल, जैसा मनोज ने पूछा कि न्यूज़पेपर के ऊपर गिरा होगा क्या, हाँ, थैली जो दूध की थैली लाते हैं उसके ऊपर गिरा होगा क्या, ये रिस्क बहुत कम है। इसको हम ज्यादा महसूस कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि न्यूज़पेपर से किसी को हुआ है ऐसा किसी को कहीं दिखा नहीं है। हमको एक चीज याद रखना है कि कोई न्यूज़पेपर या दूध की थैली, हाँ, इसके ऊपर कोई खासेगा नहीं या उसको छींक नहीं आएगी। इस ढंग से कोई बर्ताव करता नहीं है। हमको हर चीज के तरफ शक के नजर से देखने के बजाय जो मैंने पालना है उसको पालन करने की कोशिश करना है। अब रहा सवाल लोगों के डर, मन में एक डर होता है कि दूध की थैली आएगी या अपने हम तरकारी लाने को, वेजिटेबल्स लाने को मार्केट में जाएंगे, तो हमने क्या करना है, हमने उसको साफ कर लेना है, अच्छे ढंग से धोना है। आपको अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो दूध की थैली जो है, पानी के अंदर मैं आधा घंटा भी डाल के रखूं तो कोई वायरस जिंदा नहीं रहना है। सादा पानी भी उतना ही असरकारक होता है, ये समझना जरूरी है। उसको टाइम लगेगा, सिर्फ उसको आधा घंटा रखिए और उसके बाद में उसको खोल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होना है। अपनी जो हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं उसको भी आधा घंटा धोना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिगो के रखिए या उसको धोइए, कोई दिक्कत नहीं होना है। हम जैसा HIV में बार बार बोलते थे कि इंजेक्शन से होने का डर जो हम आमतौर पे मसल्स के अंदर लेते थे वो इतना कम है कि उसको डरने का नहीं है। उसके लिए प्रिकॉशन लेना है, लेकिन उसकी तरफ भी हम ज्यादा अगर नजर रखें तो जिन चीजों का पालन करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इन फालतू चीजों को ज्यादा डरी, जो पर्सनल प्रिकॉशंस बोले वाले हैं वो पालना चाहिए। सामने वाला इंसान भी वो मास्क पहने, ये हमने देखने की कोशिश करना है। ओवर। दक्षा, दक्षा, हाँ मनोज। हाँ, गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस सर, अनदर क्वेश्चन इज कि किस तरह से हम ये डिजीज जो है उससे ओवरकम आ सकते हैं, मतलब क्या हम नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कम्युनिटी मेंबर हम हाँ, ऐसा क्या करें कि जिससे हम ओवरकम आ सकते हैं। कम्युनिटी मेंबर, नहीं सुनाई नहीं दिया। शायद मेरे माइक का प्रॉब्लम हो रहा है।
सर क्वेश्चन इज कि हम किस तरह से ये डिजीज में से ओवरकम आ सकते हैं. The question is कि how we will overcome through this disease. नहीं नहीं, आपने एक देखा होगा कि ये इतना तेजी से सब तरफ फैलते जा रहा है कि हर जगह पे आज भी दुनिया में हमने अगर देखा हर जगह का, तो 2 महीने के बाद में कोई भी शहर के अंदर ये बीमारी कम होना हमको दिखाई देता है. अब अपने देश में क्या हो रहा है, जैसे आपने महाराष्ट्र देखा या अलग सिटीज भी देखा, बॉम्बे में, पूना में, तो आप लोगों को क्या दिखता है, ये 2 महीने से ज्यादा टाइम ले रहा है. लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सिटी जो होती है, वो सिटी में आजू बाजू के 100 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोग भी बार बार अपने शहर में आते हैं, वो इन्फेक्शन दूसरी जगह लेके जाते हैं, और वो मरीज जो इन्फेक्ट होते हैं वो या तो टेस्टिंग के लिए अपने यहाँ आते हैं या उनको एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन भर्ती करने के टाइम पे आते हैं. उसकी वजह से ये संख्या 2 महीने में गिरने का चांस थोड़ा सा कम हो रहा है. वो शायद 3 महीने के बाद में गिरेगा, ऐसा मेरा खुद का अंदाज है. यानी टोटल सिटी में अगर हमको फिगर कम होते हुए दिखना है तो 3 महीने के बाद में कम होंगे. अब इसको मैंने डरना है क्या? डरना नहीं है. मुझे ये 3 महीने तो खुद को बहुत संभल के रहना है. सबसे बड़ी बात, एक बार ये इन्फेक्शन 60% से ज्यादा लोगों को अगर हो गया तो ये बीमारी उतने तेजी से फैलेगी नहीं, और ये बीमारी को जितना हम डर रहे थे उतना डरने की कोई जरूरी नहीं आएगी. अब HIV इन्फेक्टेड लोगों के लिए कुछ अच्छी बात बोलता हूँ. कोई कारणवश HIV इन्फेक्टेड व्यक्तियों में ये बीमारी कम लोगों में दिखाई दे रही है, और जब भी कभी होती है तो उनमें मृत्यु होना या मौत होने का डर जितना और जगह पे है उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता. इसी ढंग से टीबी में भी हमको ऐसी ही नजर आ रहा है. टीबी की बीमारी टीबी की बीमारी रहने वाले लोगों में कोविड-19 होना, ये चांस आम पॉपुलेशन से कम होता है. तो हमको ये बीमारी को डरना नहीं है, लेकिन हम HIV इन्फेक्टेड रहे या टीबी हुए वाले लोग रहे तो भी जो मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ अपने साबुन से बार बार धोना है, और जब भी कभी हाथ लगाए ऐसी जगह पे जहां और लोगों ने हाथ लगाया होगा तो अपने नाक और मुंह को हाथ लगाना नहीं है. ये हमने याद रखा तो शायद ये बीमारी का असर HIV इन्फेक्टेड लोगों पे भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगा. ओवर. मैं जिनका हैंड राइज है, मैं क्यू कॉम करके है, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ. तो आप अपना क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछिए. हाँ जी पूछिए. हाँ जी, हाँ जी. गुड मॉर्निंग सर. हाँ बोलिए. मेरा नाम प्रवीण बड़गुजर है, मैं पूना से हूँ और मैं एक एक्सेसमैन हूँ. आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए. और मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर हम आपने बोला ठीक है सेल्फ सैनिटाइजर या हैंड वॉश करे कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम नॉर्मल आदमी मास्क पहन के कहीं जाना, मतलब या कहीं घूमना, मतलब जहाँ कोई है नहीं या हम जा रहे हैं कहीं, तो मास्क क्या हमें कितना प्रोटेक्ट कर सकता है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि मास्क का जो छेद है वो 300 नैनोमीटर का, मतलब नैनो सेंटीमीटर का है, और जो वायरस का साइज है वो 100 नैनोमीटर का है. तो क्या इसमें हम कितने सुरक्षित रह सकते हैं? देखो, ये सवाल ना हमने HIV में भी देखा था. HIV जो है कॉन्डोम के अंदर से जा सकेगा क्या, उसकी जब बात होती
इस्तेमाल करिए। 3 लेयर्स अगर रहे तो उसका जो सुराख है, उसका जो होल है जिसमें से ये विषाणु जा पाएगा, 3 लेयर्स रहने की वजह से वो सूट के ऊपर दूसरी अच्छी जगह का लेयर आने का चांस बढ़ जाता है, जैसे वो कॉन्डोम्स में होता है। जैसे कॉन्डोम बनाते वक्त वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी सर सर तुमचा आवाज येत नाहीये। वो जो सुरक्षित समझो जब आप मास्क पहनते हैं। ओके सर, क्या मतलब अगर मास्क पहनने से सफोकेशन होगा तो मतलब बॉडी के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है ना सर? हम मास्क के थ्रू कितना हम ऑक्सीजन ले पाएंगे? नहीं नहीं, आपको एक समझना है, मास्क के अंदर से भी ऑक्सीजन आता है। अक्सर हम क्या महसूस करते हैं, समझो मैं बहुत तेजी से चल रहा होगा तो उतने तेजी से चल नहीं पाऊंगा अगर मैंने मास्क पहना तो। इससे हमको कुछ दिक्कत होने वाली है क्या? दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑक्सीजन, ये जो मास्क है ये छोटे बच्चों में भी पहनाया जाता है, छोटे बच्चों को भी तकलीफ नहीं होती है। हमको इसकी आदत न रहने की वजह से हमको ऐसे महसूस होता है कि ये मास्क पहनेंगे तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ये गलत धारणा है। आप एक समझो, जो डॉक्टर होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो तो N95 मास्क पहन के उसके ऊपर ये सर्जिकल मास्क पहनने वाला होता है, ऊपर से फेस है, और उसके साथ में वो शरीर के ऊपर भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अब ये सब पहनने के बाद में वो कम से कम 8 से 12 घंटे का काम करते हैं। अगर सांस लेने नहीं आती थी तो वो तो ऐसे काम नहीं कर पाते थे। वो भी लोग इंसान है, सिर्फ हमको आदत नहीं है। एक बार आदत लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, अनदर क्वेश्चन कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन अगर ART ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको कोरोना हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उसका मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए? अभी मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, जैसा पहले ही मैं बोल चुका हूँ, कुछ कारणवश वाले लोगों को ये बीमारी उतनी आसानी से लगती नहीं, ऐसे दिख रहा है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको ART चालू है। ART में की भी जो दवा होती है ना, ये बीमारी का भी जो विषाणु है, ये कोविड-19 में आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसा इधर देखा है, इसके अंदर सर आपका आवाज ब्रेक हो गया है। ये पता कम हो जाते हैं क्या, इसकी मालूमात अभी तक नहीं। सर सर आपका आवाज ब्रेक हो गया है। अनम्यूट कर सर। हाँ अभी आया, वो खुद अभी आ गया सर। हाँ आपके एंड से बंद हो गया था। बोलिए। नहीं, मेरा बोलने का मकसद क्या है, उससे मत डरिए। आप ART ले रहे हैं, वही ART चालू रखना है, जिसका हम तो पहले से बार बार बोलते हैं। आप अगर ART रेगुलरली लेते हैं तो आप में और दूसरा इंसान जिसको HIV इन्फेक्शन नहीं है, उनके प्रतिकार शक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। ये कोविड-19 में जो दवा इस्तेमाल होती है और ART की दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है, उनमें कोई ड्रग इंटरैक्शन नहीं है। तो आप बिल्कुल शांत रहना है। अगर समझो कोविड-19 हो भी गया तो भी आपको कोई स्पेशल दवा या स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ, दक्ष एक मिनट दक्ष। हाँ जी।
हाँ, अच्छा सर, एक काफी फोन ऐसे आ रहे हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और वो लोग उनको बाहर ले जाना ही अवॉइड कर रहे हैं डर के मारे। लेके थोड़ा अब 4-5 महीने से सिर्फ घर में ही है, तो वो लोगों के लिए सर क्या आप गाइडेंस करोगे? मतलब क्या उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए बाहर ले जाते वक्त, और बाहर ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? बच्चों को भी समझाना चाहिए। हाँ, मेरा भी पोता है, मैं अभी पूना जो आया हूँ, उसको कोरोना वायरस के बारे में समझाया गया है। देखे तो 3.5 साल का है। उसको ये समझा दिया है कहीं हाथ दूसरी जगह पे लगाना नहीं है, वो बिल्कुल लगाएगा नहीं। मास्क, बाहर जाना पड़ेगा तो वो भी मास्क पहन के बाहर निकलता है। एक चीज को याद रखना है कि जो हम जैसे रहते हैं उन चीजों से ही बच्चे सीखते हैं। हम अगर सही ढंग से रह रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। आपको सिर्फ उनको सही जानकारी देना है। बच्चे, उनको अकल नहीं रहती ऐसे समझना गलत होता है। बच्चे उल्टा आप हमारे वैसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जो बोलेंगे वो मानेंगे। बच्चों को आप नीचे लेके जा सकते हैं, घूमने लेके जा सकते हैं। उसको यही समझाना है कि मास्क नहीं निकालना है, दूसरे लोगों के साथ मिक्स होना नहीं है, और 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो हमने रखना है। और सबसे बड़ी बात तो उसको बोलना है कि कहीं अगर हाथ लगाया तो मुझे बोलो, वो सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ धो लेंगे, उसके बाद कोई खतरा नहीं रहेगा। ये बोलना बहुत कठिन है क्या? ये बिल्कुल बोलना कठिन नहीं है। ये पाल सकते हैं क्या? बिल्कुल पाल सकते हैं। बच्चे के ऊपर नजर रखना पड़ेगा, इतना ही हमको याद रहना पड़ेगा। वेरी ट्रू सर। बच्चे कोरी किताब की तरह होते हैं, जिसे जैसे हम उसको ढांचे में रखेंगे वो वैसे ही ट्रेन होते जाएंगे। एक कम्युनिटी मेंबर के जो हैंड रेज है, Redmi A1, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्योर दक्षा। सर, ये कार ड्राइव करने के टाइम पे हमें मास्क लगाना है? मीन्स फॉर एग्जांपल लॉन्ग ड्राइव, एंड सी लॉन्ग ड्राइव इज नॉट अलाउड राइट नाउ, बट शॉर्ट ड्राइव में फॉर एग्जांपल अभी 1 सितंबर से ऑफिस अगर चालू हो रहे हैं, एंड इफ दे आर आस्किंग अस टू कम टू द ऑफिस, उस टाइम पे अगर हमें कार में भी मास्क पहनना है, या इज इट ओके इफ वी डू नॉट वियर? नहीं, आप अगर आते हैं कार के अंदर तो कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आपके साथ दूसरा कोई इंसान है तो हमको मास्क पहनना पड़ेगा। ओवर। सर, इसी के साथ एक क्वेश्चन ऑलरेडी कम्युनिटी के प्री क्वेश्चन में था कि ऐसे कौन सी जगह है कि जहाँ पे हम अकेले हैं तो वहाँ पे हमें मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है। तो आई थिंक इट इज अ सिमिलर, लेकिन और भी कहीं जगह पे ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे हम अकेले हैं और हमें मास्क ना पहने तो चल सकता है। नहीं, आप अकेले हैं तो मास्क न पहनना ये तो नॉर्मल है। ओके। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है तो कोई खांसेगा नहीं, छींकेगा नहीं है? हमको उस टाइम पे क्या फॉलो करना है? जहां जहां भी हम हाथ लगाते हैं वहां और लोग भी हाथ लगाए होंगे ऐसा अगर मुझे लगता है, तो मैंने मेरे हाथ, उन हाथों से नाक और मुंह को हाथ लगाना नहीं है, और साबुन से उसको साफ धो के ही नाक या मुंह को हाथ लगाना है। ये मैंने याद रखना है। सबसे खतरनाक अगर कुछ रहता होगा, ये कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ में बैठ के खाना नहीं खाना है। हर एक ने अगर साथ में बैठ के खाना खाए तो उस टाइम पे क्या होता है, हम मुंह के ऊपर का मास्क निकालते हैं। मास्क निकालने से हमारा प्रोटेक्शन नहीं होता है। अगर ऐसा हमको साथ में बैठ के अगर खाना खाना है तो एक का मुंह जिधर है उसके अपोजिट दूसरे ने मुंह करके अगर खाना खाया तो हमको उतना डर नहीं रहेगा। सर, इसी के साथ में जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे आउटरीच वर्कर और हमारे जो CSC है या फिर
अपने डीआईसी या टीआई पे, जहाँ पे भी अपने कम्युनिटी ऑफिस है, तो वहाँ पे सभी लोग ऑफिस वर्क के लिए ऐसे सब इकट्ठा होते हैं। और कई लोग जैसे फील्ड में जाके भी वापस आके उधर इकट्ठा होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो ऑफिस के अंदर मेनली कम्युनिटी बेस्ड जहाँ पे सर्विस डिलीवरी भी हो रही है, रिपोर्टिंग भी हो रहा है और स्टाफ भी साथ में मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने, जैसे आपने एक तो बताया कि साथ में खाना नहीं खाना है, लेकिन और भी क्या प्रिकॉशंस फॉलो? जैसे घर में भी हम क्या बोल रहे हैं कि मास्क पहने, 2 व्यक्तियों के अंदर 6 फीट का डिस्टेंस रखें, और जब भी कभी आपको महसूस होए मैंने गलत जगह पे हाथ लगाया है तो मेरा हाथ मैंने साबुन या पानी से धोना है। ये तो उल्टा आसान हो जाएगा जब आप अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि बाहर शायद आपको हाथ धोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बार बार सिर्फ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का चांस होगा। लेकिन ये तो कम होगा ऑफिस के अंदर हम गए तो, इसलिए ऑफिस में ये बीमारी लगने का चांस उतना ही कम होता है अगर मैं दोनों सब लोग मास्क पहनते हैं तो। अब अगर सब ना पहने तो उसमें प्रॉब्लम होने का चांस होता है। जो भी आदमी बीमार गिरे वाला होगा उसने ऑफिस आना नहीं है। अगर मुझे बुखार है, खांसी है या जुकाम है, उसने ऑफिस आना नहीं है और वह अपने घर से ही काम करे, ये उसने समझना है। क्योंकि कोई चांस अगर आप लेंगे, आपको बीमारी है, वो बीमारी दूसरे को लगने का चांस बढ़ जाएगा। ओवर। सर इसी के साथ एक और भी कम्युनिटी मेंबर के क्वेश्चन है कि जैसे मैं महिला हूँ और मैं आउटरीच वर्कर हूँ, तो उस टाइम पे शायद मेरे पास मास्क नहीं है, या फिर अभी बारिश का भी सीजन है तो मेरा मास्क भीग गया है, तो को अगर मैं मेरा फेस करके यूज कर रही हूँ या फिर फील्ड में जाने के टाइम पे मैं मास्क भी पहन रही हूँ और उसके ऊपर दुपट्टा भी पहन रही हूँ फेस के ऊपर, तो इज इट सेफ मी फ्रॉम कोरोना? जहां तक हो सके हमको एक बिल्कुल याद रखना है, मास्क कब काम नहीं करता? जब वो गीला हो जाता है। तो गीला होने के बाद में वो मास्क मास्क के वैसा काम नहीं करता, विषाणु भी अंदर आ सकता है। आपने देखा होगा सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, ये पेपर से बने हुए होते हैं। इसको ये अगर गीले हो गए तो हम बोलते हैं इसमें कि वो ताकत चली गई। लेकिन अब मुझे इसको कैसे मैं सॉल्यूशन निकालूंगा? जब मैं बाहर जाता हूँ, एक छोटे प्लास्टिक के बैग के अंदर मैं और एक अगर एडिशनल मास्क पहनूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बोलते हैं बरसात में मैं फिरने जाऊंगा, अब बरसात कब होगी मालूम नहीं। मुझे एक क्या समझना है, बरसात की वजह से या मास्क गीला होने की वजह से आपको बीमारी नहीं लगना है। आपको बीमारी क्यों लगेगी? आपका मास्क अच्छा नहीं था, वो गीला हुआ था और सामने वाला छींका तो इसका मायना क्या है कि मुझे, जब मैं बरसात में खड़े रहूंगा कहीं, तो 2 व्यक्तियों का अंतर या वो जो व्यक्ति है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड को मेरा मुंह लेके मैंने अगर खड़े रहा तो मुझे बीमारी लगने का चांस बहुत कम रहता है। सर एक कोई हेल्दी पर्सन है और अगर उसकी हम होम विजिट कर रहे हैं या फिर हम उसको मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई कोरोना सिम्टम्स भी है, तो वो कैसे हम मतलब क्या कोई पहला, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारे पास है कि पहले तो हेल्दी पर्सन में कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं है, वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? और अगर मैं हेल्दी हूँ तो क्या फिर भी वो सिचुएशन में मुझे भी कोरोना लगने के चांसेस है क्या? नहीं, आप हेल्दी रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगना है तो हर एक को लग सकता है। अब रहा सवाल ये कि मैं उस इंसान को कैसे पहचानूंगा, उससे कैसा बचूंगा। उसको देख के तो आपको कोई फर्क दिखना नहीं है। लेकिन कोरोना में एक फायदा है, जो आदमी जिसको बुखार है, जिसको खांसी हो रही है या किसी को दस्त लगे हुए हैं
या जिसका शरीर जो है उस बदन में बहुत दर्द है बुखार के साथ में, या जिसको दम लग रहा है, ऐसे व्यक्तियों से मैंने दूर रहना है। अब ये कठिन काम है क्या? ये तो कठिन नहीं है, ये HIV से ज्यादा सिंपलर है, क्योंकि जिस किसी को लक्षण होंगे कोरोना के, उसके नजदीक जाते वक्त मैंने मास्क पहनना है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, और आपको इतना ही डर लगता है तो ऊपर से फेस शील्ड एक अगर पहन लिए तो आपको कोई डर नहीं है। ओवर। हाँ, आपका कब से हाथ अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस यस, आप बात कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बोला था कि ऑन ART पेशेंट और नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई ऑन ART पेशेंट को ऑलरेडी जैसे कोरोना में लोपिनावर रिटेनॉयर ऑलरेडी ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जैसे कोई पेशेंट को इम्यूनो पेशेंट को ऑलरेडी कोई ART में ऐड है लोपिनावर रिटेनॉयर, तो उसको कितने चांस है कोरोना की? नहीं, अब ये तो किसी ने गिना नहीं है कि लोपिनावीर कितना लिया तो चांस कितना रहता है, इसका कोई रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है। ये 8 महीने पुरानी बीमारी है सिर्फ। Okay. हमको एक क्या समझना है कि हर आदमी को हो सकता है, ऐसा आदमी ने सोच के बर्ताव करना चाहिए। हमको ऐसे लगता है कि HIV इन्फेक्टेड व्यक्तियों की संख्या कोविड बाधित लोगों की में कम है। इसका मायना शायद ये है कि उन लोगों को ये बीमारी लगने का चांस बढ़ता नहीं है, लेकिन नॉर्मल इंसान के वैसा होगा या फिर कम भी हो सकता है। अगर नॉर्मल इंसान के वैसा अगर उसको मैं समझूं और वही 3 चीजें करूं जो सब लोगों को सिखाई जाती है, तो HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति में और बाकी सब व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं है। सर और एक क्वेश्चन सर, ये भी एक टाइप का वायरस है और HIV भी एक टाइप का वायरस है। जो भी वायरस है वो अपने क्लोन चेंज करता है एज पर साइंटिफिकली, ठीक है? तो अगर इसकी वैक्सीन निकल सकती है तो HIV की क्यों नहीं निकल सकती? HIV बहुत तेजी से अपने कपड़े बदलता है। ये जो विषाणु है इसमें म्यूटेशन होना बहुत आसानी से म्यूटेशंस नहीं होते, म्यूटेशन होने का रेट बहुत कम है, इसलिए कोविड के अगेंस्ट निकल सकती है, HIV के खिलाफ नहीं। मैं भरूच टीम से किसी ने हैंड रेज किया है, मैं इसको अनम्यूट कर रही हूँ सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा ये सवाल था, जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ह्यूमन गैस से कोरोना वायरस फैलता है, क्या ये बात सच है? नहीं, आपका सवाल वाहिद, नहीं। आप वापस क्वेश्चन पूछिए, सर को कंप्लीट सुनाई नहीं दिया है। अभी मैंने बीच में न्यूज़पेपर में एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमन गैस से कोरोना वायरस फैलता है, ये बात सच है? सर सवाल ये है कि ह्यूमन गैस जो अपन हम लोग फार्टिंग करते हैं उससे कोरोना फैलता है, ऐसा न्यूज इन लोगों ने पेपर में पढ़ा है, तो वो सही है क्या, ये पूछते हैं। हाँ, डेथ अगर हो गया, किसी व्यक्ति की अगर मौत हो गई, तो जैसा डेथ अगर हो गई तो हम क्या बोलते हैं कि उसके शरीर के अंदर ये विषाणु है, उसके सीक्रेशन में भी विषाणु आया होगा। अब अगर उसको प्लास्टिक बॉडी में, अगर प्लास्टिक के इसमें अगर रैप करके नहीं भेजा, तो लोग आएंगे, वो रोते रोते उसके चेहरे को, उसके मुंह को या नाक को हाथ लगने का डर रहेगा, और उसी वक्त ये इंसान ने कभी भी अपने नाक और मुंह को हाथ लगाया
तो उसको बीमारी लगने का चांस ज्यादा रहेगा। डेथ के टाइम पे दूसरा एक रीजन होता है, वो सर आप इंटरनेट कनेक्ट छूट गया है शायद। रक्षा फोन कर ले सर को। उनके यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, एक मिनट, इसीलिए फोन कर ले सर को। हाँ। जो भी और क्वेश्चन अगर है तो प्लीज आप इधर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ बोलिए। सर आपका आवाज वो एकदम बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, हमको एक चीज क्या समझना है, जब डेड बॉडी जब आती है तो या तो उसको हाथ लगाने की वजह से मुझे बीमारी लगने का चांस रहेगा, अगर वो प्लास्टिक के बॉडी में नहीं रही तो। बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो आपस में ही एक से दूसरे को बीमारी लगने का चांस ज्यादा होता है। और उनमें से ही कोई इंसान अगर उस डेड बॉडी को हाथ लगाए और वही हाथ अपने नाक या मुंह को लगाए तो उन लोगों को बीमारी लगने का चांस होता है। इसलिए डेथ को सुपर स्प्रेडिंग इवेंट करके माना जाता है। तो डेथ में सुपर स्प्रेडिंग अगर कम करना है तो हर बॉडी रैप्ड रहे प्लास्टिक में, वो अगर हो गया तो किसी को लगने का डर नहीं है। सर अभी जो कोरोना के सिचुएशन में 4-5 महीने से सर मल्टी मंथ डिस्पेंशन ये सब अपने ART सेंटर से हो रहा था, तो कई कम्युनिटी मेंबर के जैसे मॉनिटरिंग टेस्ट वो सब होना बाकी है। तो इस सिचुएशन में अभी भी वहां पे जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये सब इतना फ्रीक्वेंसी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनको वो मॉनिटरिंग टेस्ट जैसे CD4 वायरल और कुछ उनके जो टेस्ट बाकी है सिचुएशन में भी उनको कंटिन्यू होम डिलीवरी मेडिसिन मल्टीमन डिस्पेंशन मेडिसिन का जो होना है वो कर सकते हैं क्या? क्योंकि लोगों को डर होता है कि वो अगर ART सेंटर पे आते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल अभी सर कोरोना वार्ड में कन्वर्ट हुए हैं। एक चीज समझो, आप अगर दवा रेगुलरली ले रहे हैं, आपका पुराना CD4 ये ज्यादा था, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल था, उसके बाद में आपने दवा लेने में कोई गलत काम नहीं किया है, आपने 6 महीने के बाद टेस्ट किया या साल भर से भी टेस्ट किया, आप अगर दवा रेगुलरली ले रहे हैं तो आपको डरने का कोई कारण नहीं है कि मेरा CD4 हुआ नहीं, मुझे क्या हो गया होगा, या वायरल लोड नहीं हो गया, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा क्या, ये सोचना नहीं। दवा टाइम का टाइम पे लो। दूसरा सर कि जैसे आउटरीच वर्कर अपने जो होते हैं या फील्ड पे जो विजिट करते हैं उसमें ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं सर। तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पता नहीं होता कि बाजू में कौन बैठा है और इसको क्या कोविड है या क्या है। अगर हम कितना भी चाहे कि हम किसी चीज को टच ना करें फिर भी वो जैसे सीट पे बैठना, बस के हैंडल को पकड़ना। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, घर में रहने के बाद में भी मैंने क्या प्रिकॉशन लेना है, ऑफिस में जाने के बाद में भी जो प्रिकॉशंस लेना है वही प्रिकॉशंस बस के अंदर भी लेना है। मैंने अगर दूसरी जगह पे हाथ नहीं लगाया जहां दूसरे लोग हाथ लगाते हैं, हाथ लगाया होगा, मैंने मेरे नाक और मुंह को हाथ जब तक नहीं लगाना है जब तक मैं मेरा हाथ साबुन से ना धो लूं। ये करना कठिन है क्या? कठिन नहीं है। दूसरी बात हमको एक समझना है, मेरे बाजू बैठा हुआ इंसान, उसको भी अगर समझो बीमारी होगी तो भी मैंने मास्क पहन के रखा, उसने भी मास्क पहना है, तो हमको कोई डर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मास्क न पहने वाला इंसान है
उसके बाजू हमको बैठना नहीं है बस। सर अपने चेक बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि अगर हमारे फैमिली मेंबर को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी हुई है, तो कब तक हमें उनसे इन्फेक्शन होने के चांस फिर भी हो सकते हैं, और कैसे हम उनकी और अपनी दोनों की केयर कर सकते हैं? नहीं, पहला पार्ट मुझे सुनाई नहीं दिया। सर अगर कोई हम फैमिली मेंबर का कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है, उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी कितना चांसेस होता है, कितने टाइम तक वो चांसेस होता है कि दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है क्या, और उसमें क्या केयर करने की जरूरत है? देखिए, एक ही चीज होती है, जो कोविड इन्फेक्टेड आदमी है उसको एक बार सिम्टम आए, समझ लीजिए 1 तारीख को उसको बुखार शुरू हुआ, 11 तारीख को 10 दिन के बाद में उसके शरीर के अंदर ये विषाणु जिंदा नहीं रहता है, ये विषाणु मरा हुआ विषाणु हमको दिखता है। यानी जिस दिन 1 तारीख को अगर लक्षण आया तो 11 तारीख के बाद में वो दूसरे को बीमारी नहीं दे सकता। फिर भी उसको समझो डिस्चार्ज हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ज्यादा प्रिकॉशन करके आप 7 दिन डिस्चार्ज होने के बाद में अपने आप को घर में आइसोलेट करके रखो, मास्क पहनो, उसकी थाली अलग रखो खाने की, आपको इतना डर लगता है तो उसका पानी पीने का जो गिलास है वो अलग रखो, और बिल्कुल आपको बीमारी लगने का चांस नहीं। क्योंकि ऐसे भी एक बार बीमारी के लक्षण आने के बाद में 10 दिन के बाद में विषाणु दिखता नहीं, फिर भी हम 17 दिन की प्रिकॉशन लेने को आपको जब लगा रहे हैं, तो आपको डरने का कोई कारण नहीं है। सर इसी के कंटिन्यूएशन में एक हमारे पास प्री क्वेश्चन था कि जो कम्युनिटी पहले ऐसा था कि सर जिसका भी टेस्ट कोविड आता था, या फिर मतलब सस्पेक्टेड भी अगर उसका था, सीआरपी भी उसका अगर हाई होता था, तो उसको इमीडिएट कोरोना वार्ड में या फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता था। अभी उसको जो ऐसे सिचुएशन अभी के सिनारियो में उसको होम क्वारंटाइन करने के लिए बताया जाता है। तो सर उस सिचुएशन में प्लीज आप थोड़ा हमें क्लियरिटी दीजिए कि होम क्वारंटाइन कौन सा सिचुएशन में होना चाहिए, और हॉस्पिटलाइज कौन सा सिचुएशन में होना चाहिए, और कौन सा रिपोर्ट हमें फॉलो करना चाहिए। अब आपको बहुत आसान ढंग से अगर मुझे बताना है, किसी को बुखार है और उसको दम नहीं लग रहा है, उसको कोई भी क्रॉनिक मॉर्बिडिटी नहीं है, यानी डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, उम्र 65 से ऊपर नहीं है, तो उस इंसान को घर में रखना कोई उसमें डिफिकल्ट चीज नहीं होती है, वो इंसान को कुछ नहीं होगा। जिस इंसान को दम लग रहा है, क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, दम भले लगे ना रहे लगे, उसको सिर्फ बुखार हुआ है, तो भी उस इंसान को हॉस्पिटलाइज करें, या वो जो नए फैसिलिटीज बना रहे हैं उसको अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, तो वो ऐसी जगह पे भी रह सकता है कि जहां उसको कोई कोई नजर रख पाए, और उसको जरूरत पड़े तो ही ऑक्सीजन या आगे की कार्रवाई कर पाए। इसलिए जो इंसान को सिर्फ बुखार है, उसको दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो उसने ये एडमिशन करने के बजाय घर में रहना अच्छा होता है। और सर कौन सा रिपोर्ट ज्यादा प्रेफरेबल हम लोग कंफर्म रिपोर्ट समझे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जैसे अभी धनवंतरी रथ वो सब जो चलते हैं, गुजरात की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे रैपिड टेस्ट और वो जो सीआरपी भी कोई कोई करवाता है, तो एक अगर वो क्लियरिटी सभी को मिल जाए तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल। नहीं, देखो, मैं तो एलोपैथी वाला आदमी हूँ, तो मुझे आयुर्वेद पे भरोसा रखने के लिए कोई एविडेंस या सबूत अभी तक मिला नहीं है। मुझे ये मालूम है गुजरात में हर लोगों को ये उनके दवाइयाँ दी जा रही है,
मैं कुछ गलत बोलने के बजाय मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में हमको भी मालूमात नहीं है, ना उनको मालूमात है कि उससे फायदा सही में होता है कि नहीं होता है। ओके सर। सर दक्षा, हाँ प्लीज मनोज कंटिन्यू। सर काफी लोग अभी एंटीबॉडीज की टेस्ट कर रहे हैं कि मुझे होकर गया है या नहीं इसके लिए, तो एंटीबॉडीज की टेस्ट कब तक करना सही है और करना जरूरी है या नहीं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है सर के चश्मा जैसे मास्क तो अपने को माउथ और नोज में वायरस जाने से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आईज में जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चश्मा हर वक्त पहनना जरूरी है या शील्ड हर वक्त लगाना जरूरी है? क्योंकि आंख में से फैलने के चांसेस कितने हैं? नहीं, ये जो दूसरा सवाल है पहले कर लेता हूँ। नहीं, आंख में से फैलने का डर ज्यादा है ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। इस विषाणु का अपने गले के अंदर रहने वाले जो पेशियां हैं, जिनको जो कुछ खास किस्म के पेशियां हैं जिनको हम न्यूमोसाइट्स बोलते हैं, या ACE2 रिसेप्टर रहने वाले जो पेशियां हैं, उनमें से ही होता है। आंख के अंदर ये पेशियां नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है, आंख में कुछ आया तो मैं उसको हाथ लगाऊंगा, हाथ लगा के गलती से नाक और मुंह को हाथ लगने का डर होता है। इसलिए हम आंख को भी प्रोटेक्ट करो करके बोलते हैं, क्योंकि उससे एक्सपोजर होने का चांस बढ़ जाता है। वो आंख से नहीं तो नाक या मुंह से ही होता है, ये हमको याद रखना है। और पहला सवाल क्या था? एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, हाँ, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट हमने खुद होके करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव हो गया आरटीपीसीआर पॉजिटिव हूं, तो जब डिस्चार्ज होता है उसके वक्त जनरली एंटीबॉडी टेस्ट करके होता है, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो गई। इसका मतलब अब ये बीमारी बढ़ेगी नहीं और वो विषाणु के खिलाफ प्रतिकार शक्ति काम कर रही है। आम आदमी ने एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए क्या? कोई जरूरी नहीं है। अगर करना है तो उन लोगों ने ही करना चाहिए जिनका हर रोज एक्सपोजर होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, नर्सें होते हैं, जो ऐसे लोगों का इलाज करने में है। उन लोगों को एंटीबॉडी तैयार हुई है क्या, ये देखना उनमें अच्छा रहेगा। आम आदमी जो है वो अगर खुद की टेस्ट करने जाए तो वो टेस्ट निगेटिव होते ही आएगी। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं ये इतना क्यों एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में करने के लिए ना क्यों कह रहा हूँ। आज के रोज जब आप आरटीपीसीआर किट की कीमत अगर देखें तो सही कीमत 138 रुपया है आरटीपीसीआर किट की। मुझे अगर आरटीपीसीआर करना है तो मेरे हिसाब से कोई भी प्राइवेट लैब 500 से ऊपर रुपया लगाना नहीं है। तो वो इतनी सस्ती टेस्ट हो गई है, क्योंकि अपने देश अपने ही लोग वो आरटीपीसीआर के किट बना रहे हैं। आप एंटीबॉडी टेस्ट अगर देखें तो उसकी कीमत अभी भी सरकार जब बल्क में लेती है तो उसकी कीमत तकरीबन 425 रुपये, और एक कंपनी की कीमत कुछ तो भी 228 रुपया वगैरह है। अब ये एंटीबॉडी टेस्ट मैं बार बार करते रहूं तो मेरी टेस्ट निगेटिव ही आते रहने का चांस रहेगा। उससे बेहतर है मैं अगर डॉक्टर नर्स ऐसे कोई पेशे में का नहीं हूं, या मैं कंडक्टर ड्राइवर नहीं हूं, या पुलिस नहीं हूं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो मुझे एंटीबॉडी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा कारण यह है, एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आई तो भी अभी के तौर पे एक पता चल रहा है कि ये 2 से 4 महीने में
ये टेस्ट निगेटिव हो जाती है, एंटीबॉडी की लेवल कम हो जाती है। यानी मुझे अगर मेरे शरीर में एंटीबॉडी दिखी तो मुझे बीमारी नहीं लगेगी, ऐसा सोचना गलत रहेगा, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमको ये एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद में, एंटीबॉडी आने के बाद में टी सेल को भी सेंसिटाइजेशन होता है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी अच्छी क्लैरिटी नहीं कि क्या ये प्रोटेक्टिव रहेगा या दूसरी बार कोरोना को एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से मुझे मौत आने का डर बढ़ेगा या कम होगा, ये हमको आज तक मालूम नहीं है। तो हमको एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ कुछ सिलेक्ट ग्रुप्स के लिए रखना है, या जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको डिस्चार्ज के टाइम पे करना है। ओवर। सर एक और फेसबुक से क्वेश्चन अपने कम्युनिटी के थ्रू आए हैं कि अगर मुझे एक बार कोरोना हो गया है और मेरा ट्रीटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया है तो वापस मुझे दूसरी बार कोरोना होने के चांसेस है क्या, और अगर है तो कितने दिन के बाद मुझे ये इन्फेक्शन वापस री इन्फेक्शन हो सकता है? देखो, आज के तौर पे इसके ऊपर कहना थोड़ा सा कठिन है। एक ही केस री इन्फेक्शन की प्रूव हो चुकी है हांगकांग में। हमको क्या याद रखना है, करोड़ों लोगों को दुनिया भर अभी तक ये बीमारी हो गई, लेकिन एक ही केस दिखा है कि जिसको री इन्फेक्शन है। तो री इन्फेक्शन बाहर हो सकता है ऐसा समझना अभी भी उसके लिए बड़ा सबूत हमारे पास नहीं है। रहा दूसरा सवाल कि मुझे कब हो सकता है, अगर ऐसे होगा कि 4 महीने के बाद में मेरे एंटीबॉडी टाइटर्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से मेरा प्रोटेक्शन कम होता है, तो शायद ना 4 महीने के बाद बीमारी लगने का चांस बढ़ सकता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। मैं अभी भी एक ही बोलूंगा कि अभी भी ये बीमारी बहुत नहीं है। जब तक ये सलाह नहीं दी जाती आम लोगों को कि आपने मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तब तक हमने खुद को ये बीमारी कभी लग सकती है इसे समझ के ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते जाना है। अपने यहाँ से क्यूकॉम से जो है कम्युनिटी मेंबर वापस एक क्वेश्चन है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और भी हैंड रेज है तो आई हैव टू गिव ऑल चांस टू ऑल। ओके मैम। सर मेरा HIV रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। सर वेस्टर्न ब्लॉट में हमें HIV पॉजिटिव जब डिक्लेयर किया जाता है जब हमारा B22 या B21 पॉजिटिव आता है, मे बी सर, आई एम नॉट एग्जैक्टली। आगे और बाहर के देशों में वो दूसरा बताते हैं, तो हम अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो क्या वो HIV नेगेटिव होता है, वो उनका मानना है, तो क्या ये सही है गलत है? नहीं, बाहर जाने के बाद में HIV नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं पहला HIV पॉजिटिव हूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं सर, वो मैं आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझे। अगर उसमें जैसे B1 B22, जैसे इंडिया में हम B22 मानते हैं ना पॉजिटिव, B24, हाँ सॉरी B24, तो बाहर आउट ऑफ कंट्री में कुछ और मानते होंगे मतलब जो भी है। तो अगर हम यहाँ इंडिया में B24 पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वहां तो हम नेगेटिव है, ऐसे मैंने पढ़ा है। नहीं तो ऐसे नहीं, ये बहुत रेयर चांस है। आप एक चीज देखो कि हर कंपनी के अलग क्राइटेरिया होते हैं ना। उसमें के समझो 3 बैंड अगर देखता है वेस्टर्न ब्लॉक में, तो उसमें से 2 बैंड जो होते हैं वो सारे कंपनियों के एक सरीके होते हैं और एक स्पेशल रखता है वो खुद का। लेकिन ये जब स्पेशल ये डालता है बैंड, तो कोई टेस्ट केस निगेटिव आना नहीं है, ये देख के ही वो टेस्ट अप्रूव होती है। ऐसे नहीं होगा कि मैंने GP160, GP120 और P24
नहीं, उनको मैंने इस्तेमाल करने में अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया होगा, तो भी मैं बराबर पकड़े जाऊंगा कि मेरी टेस्ट पॉजिटिव है। शबाना का क्वेश्चन है। शबाना पूछ सकते हो, आपको ऑन म्यूट किया है। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। बोला। अभी हमने है ना, मैंने खुद देखा है, मेरे रिलेटिव्स में देखा है कि कोरोना पॉजिटिव आया टेस्ट, और उसके बाद है उनका 8 से, आप कह रहे थे कि પણ એમ નહીં શું કહું કનુભાઈ, એના જો ખાતું જ નહીં તો શું કરે? एक मिनट हेलो, कोई अनम्यूट हो गया है, एक मिनट हम चेक करते हैं। आप कंटिन्यू करो। 10 दिन के बाद वायरस वो जिंदा नहीं रहता है, तो ट्रीटमेंट 8 से 9 दिन चला, 10 दिन चला, रिकवर भी हुए, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया, और लेकिन सडनली 2 घंटे में पता नहीं क्या हो गया तो डेथ हो गई। ऐसे 2 केसेस मैंने देखे पिछले महीने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मे भी मेरा सवाल थोड़ा सिली होगा, लेकिन मुझे जानना है कि जब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अगर रिकवरी हो गई तो सडनली क्या हो गया कि डेथ हो गई, और वो भी यंग लोग हैं। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, ये बीमारी है नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को उतनी नहीं है अभी। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, ये इन्फेक्शन रहते हुए भी उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट सारे शरीर में के कोई भी ऑर्गन के ऊपर गिरता है। जब पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि शरीर के अंदर ऐसा ऑर्गन नहीं रहता कि जिसके ऊपर कुछ असर गिरा है। ये हमको ऐसे किस्म का बर्ताव दिखाई नहीं देता, यानी शरीर में के कोई भी ऑर्गन पे इसका असर दिखने का डर होता है। अब ये असर इंसान को डेथ या बाद में कुछ परेशानी करने का चांस कब ज्यादा होता है? जब मुझे कोई उसके अंदर, शरीर के अंदर कोई बीमारी थी, वो बीमारी रहते हुए उसको कोविड-19 हुआ, तो वो कोविड-19 से रिकवर होगा, लेकिन वो कोविड-19 का असर वो दूसरा ऑर्गन है उसके ऊपर जो पड़ा है, उसकी वजह से इसको मौत या तकलीफ होने का डर रहेगा। ओवर। सर श्वेता निकम है, उनका एक क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा मिक्स लैंग्वेज है, तो मैं उन्हीं को बता रही हूँ कि श्वेता जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज सर से यहाँ पे पूछिए, और उसके बाद मैं इनको भी बता रही हूँ कि आपको हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, तो मणिपुर से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो आप अपनी तरफ से पूछिए। श्वेता आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मणिपुर से कोई पूछ रहा है मैम। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आपके बाद मणिपुर से पूछेंगे। ओके सर, थैंक यू मैम फॉर दैट। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि अगर घर में कोई पॉजिटिव आया है कोविड, तो जो कम्युनिटी मेंबर है उनका थोड़ा सा ही मतलब ज्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ है उसके साथ, सिर्फ थोड़ा सा ही कांटेक्ट हो गया है उसके साथ, तो जरूरी है क्या कोविड पॉजिटिव टेस्ट करने की, या एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है या घर में जो कुछ दवाई हम लेते थे काढ़ा वगैरह, ऐसा लेके चल सकता है, कैसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली टेस्टिंग की जरूरत है, ये मुझे पूछना था। नहीं, आपका अगर उसके साथ कोई संपर्क आया नहीं है तो भी हमको एक याद रखना है, संपर्क आया होगा ऐसे समझना पड़ेगा। मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आपका संपर्क नहीं आया है, ऐसे आपको लगता है क्योंकि आप उसके नजदीक नहीं गए थे, लेकिन आपको दूसरा भी है कि कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, आप 5 दिन रुकना है, 5 दिन के बाद में आपने खुद की टेस्ट करवा लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ना भी किए तो हमको एक याद रखना पड़ेगा कि मुझे अगर कभी बुखार हुआ, फिर अगर कभी खांसी हुई अगले 14 दिन में, तो मैंने खुद की टेस्ट करना अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। मणिपुर टीम से क्वेश्चन था, मैं thank you Dexter. I just want to know sir that
due to this COVID-19, what happened is that in the ARV center, most of the staff also not present these days. So what happened is that many places has been confined as a contaminated zone. So people could not come out. So for the last 3 months, people who are in the NGOs are giving out the ARV. But now these days, what happened is that there are so many people that who could not come to collect the ARV, and people also started afraid to go out. So my question is, sir, is the ARV center is an authority to give this ARV, or the NGOs or CVOs? This is number one question, sir. And number two, I didn't hear the last part. What I'm asking is, sir, no, you said the ARV center? ARV center is going to give the ARV to the said person by reaching out to his home, or the government or the NGOs are going to give it out. This is the number one question, sir. And number two question is, sir, the one problem is that due to fear by the center that the case of the viral load testing and CD4 testing are not being done. So there are so many people who have not yet started the ARV after being diagnosed with HIV also due to lack of testing. So what will be done so far for all these things, sir? Thank you, sir. Hey, you're both the questions. Can I answer in Hindi so that others know? हाँ sir, please. एक समझना है, आपने जो पहला सवाल पूछा कि उनको दवा कौन देगा, अब हर स्टेट के अंदर अलग अलग एजेंसीज काम कर रहे हैं, उनके अप्रोचेस अलग हैं, लेकिन यूनिफॉर्म अप्रोच लाना ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। कई जगह पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसा NMP प्लस है, वो NMP प्लस अपने मेंबर्स को लेके वो लोगों को दवा देने की कोशिश कर रहा है घर के अंदर जाके। कोई एजेंसीज हैं जो NACO के साथ जुड़ी हैं, जो प्राइवेट NGOs हैं, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। कई जगह पे सरकार वहाँ की जगह पे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या NGOs हैं, उसके मदद से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बराबर मानता हूँ कि शायद इसके ऊपर क्लियर कट पॉलिसी सरकार ने डेवलप करना है, उसके ऊपर हमको हर गिरती है और गिरने लगेगी, और शायद अगले 1-2 महीने में ये सारा बराबर सेटल हो जाएगा। अब रहा सवाल, आपने पूछा कि CD4 और वायरल लोड ये तो हो नहीं रहा है, नए लोगों को आज के तौर पे दवा कैसे शुरू हो जाएगी? ये आपका सही सवाल है, क्योंकि न HIV टेस्ट ज्यादा लोगों को दे पा रहे हैं, न CD4 और वायरल लोड के लिए लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात किया है, हर्षवर्धन साहब से, कि हमको कुछ अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोविड के जो आउटरीच वर्कर्स हैं, उन्होंने बीमारियों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करना है, और जो भी इसमें एट रिस्क इंडिविजुअल होगा, वो समझ लीजिए कि जिसको HIV टेस्ट चाहिए तो उसको HIV टेस्ट को भेजना है, जो HIV पॉजिटिव होगा तो नहीं है, उसको उसने फैसिलिटेट करना है ART सेंटर जाने के लिए। ओवर। सर, अभी लास्ट 3 क्वेश्चन है। एक तो पहला ये कि अगर एक घर में HIV पॉजिटिव है, एक डायबिटिक पर्सन है और एक बच्चा है और एक बुजुर्ग है, तो ये चारों में से किसको ज्यादा रिस्क है कोविड होने के? अभी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, तो अगर पहले आप इसका आंसर कर दीजिए। नहीं, वो 4 लोग कौन है बोले? सर, एक HIV पॉजिटिव है, एक पर्सन फैमिली मेंबर को डायबिटीज है, और एक बच्चा है छोटा, और एक बुजुर्ग है।
नहीं, आप एक चीज समझो, ये बीमारी हर इंसान को लग सकती है। मुझे अगर डायबिटीज है, बीमारी लगी, तो मुझे मौत होने का डर ज्यादा रहेगा। बीमारी लगने का डर डायबिटीज है करके नहीं है। ये बीमारी लगने के लिए क्या चाहिए? मैं बगैर प्रिकॉशन लिए अगर बाहर बार बार फिरूं और लोगों के संपर्क में अगर आऊं, तो किसी को भी बीमारी लग सकती है। वो छोटा बच्चा रहे, वो डायबिटीज वाला पेशेंट रहे, या और कोई रहे। ये डायबिटीज और उम्र की वजह से जो बीमारी लगने का चांस ज्यादा है ऐसा हम समझ रहे हैं, वो गलत है। जिसको डायबिटीज है, ज्यादा उम्र है, 65 साल की ऊपर की, उसको अगर बीमारी हुई तो उसको मौत होने का डर ज्यादा होता है, बीमारी लगने का नहीं। ओवर। सर सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर फेसबुक पे ऐसे क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको और उसके बच्चे जो अगर नवजात शिशु जो है उसकी डिलीवरी के टाइम पे नवजात शिशु को और महिला को, प्रेग्नेंट पॉजिटिव वुमेन को इन्फेक्शन लगने के चांसेस उसे हम कैसे बचा सकते हैं और कितने चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन अभी लग सकता तक है? जो जानकारी है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त मास्क पहन के रहे, बच्चे के पास जब वो जाती है तो अपने हाथ साफ किए वाले अगर रहे, और वही हाथों से, वो साफ हाथों से ही अगर उसके नाक या मुंह को भी लगता है तो भी उसका डर नहीं है। ज्यादातर नाक और मुंह को हाथ लगा, ये टालना कोशिश करना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है। ये 6 फीट का जो डिस्टेंस है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है। अगर वो मास्क पहने और हाथ साफ कर ले, अगर वो बीमार है तो उतने टाइम, अगर समझो उसको बुखार है या कुछ दूसरी बीमारी है, तो उतने टाइम वो दूध निकाल के खुद का वो बच्चे को किसी को पिलाने के लिए दे सकती है। ये हमने समझना है। ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, कोविड-19 है, तो मेरी वजह से मेरे बच्चे को बीमारी लगेगी। ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट नहीं होता है, और जो एक्सपोजर की वजह से होगा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कम है, वो टाल सकते हैं अगर मास्क और हैंड हाइजीन हम अच्छी रखें तो। एंड सर द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये ओके, अब्राहम आल्सो रेज हिज हैंड। मैं अब्राहम आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ही सवाल है, वो जो एचआईवी से बाधित लोग को कोविड हो गया, हॉस्पिटल एडमिट किया, तो उनका एचआईवी स्टेटस डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। जो एचआईवी से बाधित लोग को कोविड हो गया, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने का या ट्रीटमेंट लेने के टाइम पर एचआईवी के स्टेटस डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या? अब देखो, एचआईवी बाधित व्यक्ति कोविड-19 उसका आउटकम कोई दूसरा नहीं है। नहीं हॉस्पिटल, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप डिस्क्लोज करें या मत करें, जब तक आपका CD4 या अच्छा है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, आप गोलियां बराबर खा रहे हैं, तो आप में और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने बोलना ये इसलिए अच्छा होता है कि कोई इन्फेक्शन, कोविड में भी प्रतिकार शक्ति कम होती है। कोई इन्फेक्शन अगर HIV की वजह से लगने का जैसा इन्फेक्शन होता है, वो अगर इन्फेक्शन होए तो वो समझने में डॉक्टर को आसानी होगी। आज के तौर पे लोग कोविड-19 को ज्यादा डरते हैं, HIV को बिल्कुल डरते नहीं है, तो हमने हिम्मत करके बोलना है। थैंक यू सर। ओके, सो दक्षा, हेलो दक्षा, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। ओके,
हाँ, so are we taking more question? Yes, one last question मेरे पास आया है. Before I move last question, मैं सभी पार्टिसिपेंट को बोल दे रही हूँ कि आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, स्क्रीन ऑन कर दीजिए, तो हम एक ग्रुप फोटो सर के साथ ले पाए. दिस इज द बेस्ट मेमोरी फॉर अस, HIV एंड कोविड. सर लास्ट क्वेश्चन कि सर वैक्सीन कब मिलेगी? देखिए, वैक्सीन तो मिलेगी अगले क्वार्टर को, 2021 के मार्च में चांस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वैक्सीन मिलने को लोगों को देने के लिए हमको 1 से 2 साल का टाइम लगेगा. HIV बाधित व्यक्ति को शायद जल्दी मिल पाएगी, लेकिन हमको ये भी मालूम नहीं कि ये वैक्सीन अगर HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति को दे तो एंटीबॉडीज उतने जल्दी जनरेट होंगे क्या नहीं होंगे. मैं एक ही आपको बोलता हूँ. सर आपका भी स्क्रीन सर प्लीज ऑन कर दीजिए. मैं मोना को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपने मतलब सीरियसली इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. एंड नाउ ओवर टू मोना. सर आपका प्लीज स्क्रीन ऑन कर दीजिए. थैंक यू सर. मोना प्लीज. हाँ, तो वैक्सीन के ऊपर भरोसा मत रखिए ज्यादा, अपने आप पे भरोसा रखो, अपना बर्ताव अच्छा रखो. वैक्सीन आएगी जब आएगी, जब भी आएगी हर ढंग की कोशिश की जाएगी कि हर लोगों को, हर इंसान को मिले. उसमें HIV इन्फेक्टेड रहने की वजह से वो जल्दी मिलने का चांस ज्यादा रहेगा. लेकिन ऐसे चीजों पे भरोसा रखने के बजाय मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो अपने आप पे भरोसा रखो. मुझे यही कंटिन्यू करना है. जब तक वैक्सीन आएगी और मुझे मिलेगी तब तक मुझे निगेटिव रहने का ही कोशिश करते जाना है. कोविड-19 को नजदीक नहीं आने देना है. ओवर. So now I'm requesting Mona for vote of thanks. Yeah. So first of all, I would like to thank Dr. Ganga Khedkar sir. सर आपने सारे ग्रुप्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड किया. कम्युनिटी ने जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, चाहे वो खुद के रिलेटेड है, चाहे ऑन-ART पेशेंट्स के रिलेटेड है, या फिर जो मेंबर PLHIV कम्युनिटी से प्रेग्नेंट विमेन है उनसे रिलेटेड है, या जो अदर रिस्क पर है, अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ जी रहे हैं और HIV भी है, उनको जो भी जोखिम हो सकते हैं, सारे सवालों का जवाब आपने सर बहुत बखूबी दिया. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टुडे कि आज सारे मेंबर्स ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इस सेशन में. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. और आई होप कि सारे जो सदस्य हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन किया वो पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हुए हैं. और सर वी आर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी इन कमिंग फ्यूचर to have this kind of interactive sessions again. So thank you so much. Thank you all of members. Thank you Dr. Ganga Khedkar and all our NCPI team members, GSNP members. Thank you for organizing this wonderful session. Thank you so much. Thank you Mona and thank you sir. And sir एक लास्ट आपका कमिटमेंट चाहिए कि हम एक और सेशन प्लान करेंगे एक और सब्जेक्ट के ऊपर. आप रिटायर नहीं होंगे जब तक हम लोग हैं. नहीं, देखो आपने जब फोन किया मैंने 1 मिनट में हाँ बोला. हाँ मैं सर. कभी ना नहीं बोलता मैं. थैंक यू सर फॉर दैट. एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट. हम ट्राई करेंगे कि दूसरी बार हमारा जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा वो इससे भी हम ज्यादा पार्टिसिपेंट को प्लेटफॉर्म पे ले पाए. उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्नशील है. लेकिन फेसबुक से भी कई सारे लोग जुड़े हैं और ये सेशन हम लाइव यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए, अपने फैमिली के एजुकेशन के लिए और अपने आप के एजुकेशन के लिए. थैंक यू सो मच. मनोज, यू वांट टू से समथिंग? Thank you all. Thank you.